हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। शुरू करते हैं 2018 एनटीए एग्ज़ाम जो सोल्व कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज़। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। इफ़ प्राइस इज़ 15, व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो प्रोड्यूसर है उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, प्राइस हमें दिया हुआ है 15 के इक्वल, तो टोटल कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, इन दोनों के बेस पे हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, प्राइस दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। इन दोनों से हम क्या है, ये दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले TC दिया हुआ है, ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन। इससे हम निकाल लेते हैं MC। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं MC। MC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4Q। ठीक है, MC कैसे निकालते हैं, MC में क्या है, हम कोई भी टोटल कॉस्ट जो है उसका हम क्या है डेरिवेटिव करते हैं। और डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव जो है वो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो अब 2Q स्क्वायर 2 है, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको इस आगे वाले वेरिएबल से इनटू करके और जो पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4Q, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी Q है तो इसका मतलब यही है कि इसका ये क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है MC। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, P हमारे पास दिया हुआ है 15, और हमें निकालना है TR। ठीक है, क्यों, और हाँ हमें निकालना है MR निकालना है। और MR हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास TR हो। तो सबसे पहले हमें TR निकालना होगा। अब TR का फॉर्मूला होता है P इंटू Q। अब P हमारे पास दिया हुआ है 15। ठीक है, 15 इंटू Q कर देंगे तो ये TR जो है वो कितना आ जाएगा, 15Q आ जाएगा। और इसका हम MR निकालेंगे। MR में भी क्या है, वही डेरिवेटिव करना होता है, एक माइनस करना होता है, तो इसमें ये कितना आ जाएगा, ओनली 15 आ जाएगा। अब हमारे पास MC है ये 5 प्लस 4Q एंड MR है ओनली 15। इन दोनों को हम क्या है इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद हम यहाँ से क्या है Q की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इन दोनों को इक्वल रखते हैं पहले, 5 प्लस 4Q प्लस 15। तो MC ही हमारे पास था 5 प्लस 4Q इज इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वल टू 15। अब क्या है, 4Q को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या है, प्लस का है इधर और ये भी प्लस का है। इसमें से ये तो प्लस का ही रहेगा और ये क्या है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 15 माइनस 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 10। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5। अब ये जो इक्वेशन है MC वाली, यहाँ पे हम ये Q की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यानी 5 प्लस 4Q जो है इसमें हम पुट कर देंगे 4 इंटू 2.5। ठीक है, तो इसको जब हम इसे गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। तो MC हमारी कितनी आ जाएगी 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी होगी 15 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिफ स्टैटिक सिस्टम। यानी लियोनटिफ की जो स्टैटिक सिस्टम है या स्थैतिक प्रणाली है उसमें इकोनॉमिक वेबिलिटी यानी आर्थिक व्यवहार्यता जो है उसमें टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी साध्यता जो है वो निम्न में से कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी हॉकिन साइमन कंडीशंस। हॉकिन साइमन कंडीशंस जो है वो क्या बताती हैं, एक तो ये बताती हैं कि जो I-A है लियोनटिफ का जो आव्यूह है, इसमें जो सभी घटक होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो A है, A जो टेक्निकल कोफिशिएंट होता है उसके सभी आयाम जो हैं वो क्या होते हैं,
1 से कम होते हैं, ठीक है, 1 से कम होते हैं यानी लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड ऑफ सोल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग जो है सिंप्लेक्स मेथड है वो किसने दिया था, किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेंटजिंग ने। डेंटजिंग ने क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का जो इसका जो सिंप्लेक्स मेथड है इसका प्रतिपादन किया था। और वास्तव में लीनियर प्रोग्रामिंग का विचार जो है वो सबसे पहले कटारोविच एक शास्त्री हुए हैं, उन्होंने दिया था। और उन्होंने इसको क्या है एक सरल रेखा के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और जिसका अर्थ था कि एक सिस्टेमेटिक या फिर कह सकते हैं एक सुव्यवस्थित योजना से होता था इसका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 5 रेड 7 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं, यानी एक थैला है उसमें 5 बॉल जो है वो रेड कलर की हैं, 7 बॉल जो है वो वाइट कलर की हैं, 3 बॉल जो है वो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। 1 बॉल इज रेंडमली ड्रॉ फ्रॉम द बैग, यानी एक बॉल जो है वो क्या है रेंडमली, एक बॉल जो है वो रेंडमली बैग से क्या है निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, तो ग्रीन बॉल जो है उसके आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, एक तो क्या होता है टोटल परिणाम, टोटल पॉसिबिलिटी परिणाम जो है वो क्या है, और सॉरी यहाँ पे होते हैं पॉसिबिलिटी रिजल्ट, ठीक है। ऊपर लिखते हैं हम पॉसिबिलिटी रिजल्ट यानी कि कितनी बॉल्स जो है वो निकल सकती हैं, और नीचे होते हैं टोटल रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी है, ग्रीन कितनी है 3 है, यानी 3 बॉल्स जो है वो ग्रीन निकल सकती हैं क्योंकि टोटल है ही ग्रीन। और टोटल रिजल्ट जो है वो कितने हो सकते हैं 7 + 3 यानी 10 और 5 15, ठीक है 15। तो 3 1 पे कट जाएगा और ये 5 पे यानी 1/5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ सैम्पल सर्वे ऑफ द सेम 100 हाउस होल्ड यानी 100 हाउस होल्ड इज कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर विलेज, एक छोटा सा एक सर्वे किया गया 100 घरों का एक गांव में, ठीक है, एक पर्टिकुलर गांव में। तो एनुअली फॉर 5 years द डेटा सो कलेक्टिव विल बी डिस्क्राइब एज, यानी कि एक तो उनके द्वारा जो संग्रहित किए गए आंकड़े हैं उनका वर्णन हम किस प्रकार के डेटा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पैनल डाटा। पैनल डाटा जो क्या होते हैं वो बताते हैं कि जब आय, रोजगार और लिंग या शिक्षा है आदि के आधार पर आंकड़े जो है हम अलग अलग वर्षों के लिए निकाले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्षों के लिए निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं पैनल डाटा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40 mode is 60 and the standard deviation is 10 then the coefficient of skewness will be, यानी स्क्यूनेस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी विषमता का गुणांक। अब हमारे पास क्या है मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है एंड डेविएशन दिया हुआ है। सिंपल इसका फॉर्मूला सिंपल हमने पुट कर रहे हैं, सब कुछ हमें दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका मीन माइनस मोड अपॉन में डेविएशन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मीन हमें दिया हुआ कितना 40 - 60 मोड दिया हुआ है 60 एंड डेविएशन दिया हुआ है 10, तो ये कितना आ जाएगा -20 अपॉन में 10, ये कट जाएगा यानी -2, तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल with 4 independent variable the overall regression significant is to be tested which test would be used, यानी कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्सोजीनियस कौन से होते हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो कौन से होते हैं और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल कौन से होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू बीटा 1 xi प्लस u, ठीक है। ये क्या है, ये रैंडम टर्म को शो करता है। जब किसी भी मैथमेटिकल मॉडल में जब रैंडम टर्म आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम u को कैंसिल कर देते हैं तो ये इतना हमारा क्या बन जाता है, मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है। इसमें ये होते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो मोर देन 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस टू बी टेस्टेड विच टेस्ट वुड बी यूज्ड। तो हम उसमें कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो टेस्ट है वो कौन सा यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सैंपल ऑफ 100 इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 फार्मर कंसिस्टेंटिंग of marginal small and large farmers, which of the following will be most appropriate sampling method। यानी कि क्या है, हमारे पास 1000 कृषकों की जनसंख्या है और उसमें से 100 का सैंपल लिया गया है, ठीक है। जिसमें से क्या है, मार्जिनल स्मॉल यानी मार्जिनल सीमांत छोटे और लार्ज फार्मर यानी बड़े किसान शामिल हैं, और उनके लिए कौन सा जो सैम्पलिंग का फॉर्मूला होगा वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यानी स्तरीकृत माने 1000 कृषक हैं, ठीक है। उसमें से हमने 100,000 हैं, उसमें से हमने 100 लेने हैं, और वो क्या है, 3 कैटेगरी में है, मार्जिनल है, स्मॉल है, लार्ज है। तो इसमें से हम क्या है 30 30 30 30 33 33 या फिर एक 34, इस तरह से हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड कंसर्निंग अ रिकर्सिव सिस्टम। यानी रिकर्सिव सिस्टम में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। तो सबसे पहला है, द पैरामीटर कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ OLS टू ईच इक्वेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसमें क्या है कि कोई भी प्रत्येक इक्वेशन है, जो OLS की प्रत्येक इक्वेशन है, उसका हम अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। पैरामीटर यानी कि इसका अलग से यूज़ किया जा सकता है पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन अदर इक्वेशन। बिल्कुल सही है, जो हमारी अदर इक्वेशन है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अन्य अदर वेरिएबल है या फिर रैंडम टर्म है उसके साथ भी क्या है, कोरिलेट हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड बिलो। अब हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, इसमें टेस्ट दिए गए हैं और इसमें कि हम ये टेस्ट जो है किसके लिए यूज़ करते हैं वो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले है कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल जो है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी थर्ड के साथ ये मैच हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट रूट टेस्ट। तो यूनिट रूट टेस्ट यूज़ होता है स्टेशनरी के लिए यानी स्थिरता के लिए। नेक्स्ट है फिशर एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन, ठीक है। इसमें एक होता है एफ टेस्ट होता है और एक होता है टी टेस्ट। तो एफ टेस्ट हमेशा याद रखना है कि ओवरऑल रिग्रेशन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो टी टेस्ट है वो मल्टीपल रिग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बचता है ग्रेंजर टेस्ट। ग्रेंजर टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉजलिटी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड 1 4th एंड 2, यानी 1 ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विल नॉट सुटेबल फॉर डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन हम 2019 का जो पेपर हमने दिसंबर वाला सोल्व किया है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसका पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है उसमें, ठीक है। उसमें इस तरह से नहीं पूछा गया है, यानी कोड दे के हमें नहीं पूछा गया है, उसमें सिंपली पूछा गया है। वो आप एक बार चेक करना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आंसर वही है, ठीक है।
एक बार दोनों क्वेश्चनों को रिलेट करना, फिर आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आंसर वही होता है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है इसमें। तो जीएलएस यानी जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो एस्टिमेशन विल नॉट बी शूटेबल। कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए वो क्या है, ये जीएलएस मेथड जो है वो शूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मल्टी कोलिनियरिटी। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सी आना चाहिए इसके अंदर। 1 सेकेंड, मल्टी कोलिनियरिटी एंड, हाँ सी इसका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है एरर इन वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या है, ये शूटेबल नहीं है। जीएलएस मेथड जो है, जीएलएस मेथड इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, शूटेबल नहीं है। और जो हमने 2019 का पेपर सोल्व किया था उसमें ओनली था मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। हमें मैच करना है लिस्ट 1 एंड 2। सोलो का जो मॉडल है वो बताता है कि एस एफ के इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एन के। ठीक है, ये इक्वेशन देता है सोलो मॉडल। नेक्स्ट आता है डोमर। डोमर बताता है कि हमारा जो चेंजेबल इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अल्फा एंड डेविएशन। नेक्स्ट है जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन बताता है कि हमारे जो चेंज एन अपॉन में एन यानी रोजगार की संख्या और चेंज के, ये दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हेरोड। हेरोड क्या बताता है, जी डब्ल्यू इंटू सी आर इक्वल टू एस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजस्ट diagram government should fix the price at which of the following points to make monopoly result in the socially optimal outcome। यानी कि हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हमें बताना है कि किस बिंदु पर कीमत निर्धारित करनी चाहिए और जिसमें एकाधिकार का क्या है, एक उसको सोशली ऑप्टिमल आउटकम प्राप्त हो। ठीक है, यानी कौन सा बिंदु है जिस पे कीमत निर्धारित की जानी चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 पॉइंट ऑफ सी। सी पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, कीमत निर्धारित की जानी चाहिए। क्यों निर्धारित की जानी चाहिए, कंडीशन होती है इसमें कि एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब क्या कहेंगे कि यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर तो यहाँ पे है, बी बिंदु पे है। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पे पूरी हो रही है, लेकिन जो एक कंडीशन क्या होती है, पी ग्रेटर देन एम सी या फिर एम आर होना चाहिए। ठीक है, पी अगर यहाँ पे प्राइस निर्धारित करते हैं तो एम सी और एम आर बराबर है, लेकिन जो प्राइस है वो क्या है, वो ग्रेटर देन एम सी या एम आर नहीं है। ठीक है, तो इसका सी बिंदु इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ये क्या है, ए सी को क्या है, एम सी कर्व जो है वो ए सी को क्या है, न्यूनतम बिंदु और नीचे से काट रही है। ठीक है, नीचे से काट रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोड्यूसर पे द प्राइस फॉर ईच ऑफ द इनपुट दैट इज यूज इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ही अर्न। यानी कि यदि कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या है, उपभोग में लाए गए प्रत्येक जो इनपुट्स हैं या यूज़ किए गए इनपुट्स हैं, तो उसके भुगतान की गई कीमत जो है वो सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो निम्न में से वो क्या अर्जित करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जीरो सुपर, जब दोनों क्या है, उसकी भुगतान की गई कीमत है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी P इज इक्वल टू एम पी अगर बराबर होंगे तो उसको क्या है, जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर यूनियन बजट 2018-19 अनाउंस्ड ऑन 1/2/2018, यानी 1 फरवरी 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है फिजिकल डेफिसिट 3.5 नोट करेक्टली बताना है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट 2.2, प्राइमरी डेफिसिट 1.2 और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कितना है 0.3 है। तो इसका राइट आंसर हम इसमें नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइमरी डिफिसिट, ये इसमें क्या है, इसमें कुछ उल्ट पुल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट्स जो हैं, फिजिकल डेफिसिट जो हैं, ठीक है, ये इन्होंने उल्ट पुल्ट कर दिया है, तो इसमें दो जो है वो सही नहीं है, तो इसमें हमें नहीं बता सकते हैं। और एक बात और, हमें ये आंकड़ा अब याद नहीं करना है, क्योंकि ये किसका है, 18-19 का है। हमें अब करना है 19 एंड 20 का, और 2021 का एस्टिमेटेड जो होता है वो हमें याद करना है। तो इसको आप देख लेना क्या है ये। तो ओके गाइज, हमारा 2018 जुलाई का पेपर था जो एनटीए का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दिसंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे, कोई भी पेपर शुरू करते हैं तो उसमें कोशिश करेंगे कि वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहे, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिले। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।